हाय। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोबारा से वही टॉपिक जो हमने पहले किया था और हमारा सेकंड पार्ट इसका बचा हुआ है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था पहले ही, है ना, कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया, कैसे उसने मतलब जस्ट हम ओवरव्यू दे रहे हैं अब, है ना। सेकंड पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी कि किस तरीके से ओवरव्यू, यानी कि मतलब थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि हमने जो पहले पढ़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिन्होंने एज अ ट्रेड मतलब ट्रेड करने के लिए जो रिच क्लास थे, ब्रिटेन के जो रिच क्लास लोग थे, उन्होंने स्टार्ट की थी ये कंपनी। और जब शुरुआत में कंपनी शुरू करी थी उन्होंने, तो फिर बहुत कम छोटे स्केल पे की थी, राइट। सो 216 पीपल वर देयर, राइट। सो और उन्होंने ट्रेड किया था किसमें, मतलब ऐसे तो बहुत सारी कमोडिटीज थी, बट ये जो मेजर कमोडिटीज हैं वो ये थी, राइट। और भी बहुत सारी कमोडिटीज थी, ये जस्ट टू मेंशन आई हैव रिटन ऑल दीज, है ना, राइट। सो ईआईसी का अगर मैं ओवरव्यू लिखूं तो हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर आप बहुत ही बिल्कुल लेमन के टर्म में किसी को समझाओगे कहानी की तरह, तो आप इसमें इसको इस तरीके से समझा सकते हो कि सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ईआईसी, यानी कि दूसरा नाम हम इसे दे सकते हैं ब्रिटेन और ब्रिटिश पीपल, है ना, उन्होंने इंडिया में कैसे एंटर किया, इसलिए हमने इसको शुरू किया था। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये मुगल्स के दरबार में ब्रिटिशर्स कुछ प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, या अपनी बात को रख रहे हैं। तो एक तरीके से मुगल्स मतलब कि अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो दे प्रेजेंटेड अ प्लान बिफोर जहांगीर, राइट, जो उस टाइम के एम्परर थे, मुगल एम्परर थे, राइट। सो हमने ये सारी चीजें भी डिस्कस करी पुराने सेशन में, बट अभी के लिए मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि ईआईसी एक ट्रेडिंग कंपनी थी। वैसे तो ये ट्रेडिंग कंपनी थी, बट बाद में ये पॉलिटिकल पावर बन गई थी। पॉलिटिकल पावर क्यों बनी थी, किस लिए बनी थी, वो हम अभी सीखने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि क्यों ये पॉलिटिकल पावर बन गई थी। और अदरवाइज ऑल्सो ईआईसी ने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने क्वीन के सामने एक प्लान प्रेजेंट किया। क्वीन ने उसको एक चार्टर के रूप में उनको एक चार्टर इशू किया उनको। चार्टर मत यानी कि सम रूल्स, रूल्स मतलब क्वीन ने ईआईसी को रूल्स दे दिए, या यू कैन से कि अथॉरिटी दे दी कि हाँ तुम ही ट्रेड कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई भी ट्रेडिंग कंपनी इंग्लैंड की या ब्रिटेन की स्टार्ट नहीं कर सकती अपना अपने कोई भी ट्रांजेक्शन इंडिया में। ठीक है, मोनोपोली मिल गई मतलब की, है ना, उनको मोनोपोली दे दी। और इस तरीके से ईआईसी ने बहुत कोशिश करी कि हम इंडिया जाके अपना ट्रेड सेटअप करें, बट उनको बहुत दिक्कतें आई। और वो दिक्कतें क्या थी, पोर्टुगल्स पोर्टुगल्स का डोमिनेशन था इंडिया में बहुत पहले से ही, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में बनी, बट पोर्टुगल्स आए थे 1400 से, है ना। तो उनको उनको कहीं ना कहीं बहुत टाइम हो चुका था इंडिया में, तो इसलिए पोर्टुगल्स को उनको एक चैलेंज ये था इंडिया में आने के बाद, इंडिया के कोस्ट में आने के बाद उनको ये फील हुआ कि एक ये चैलेंज है पोर्टुगल्स को झेलना। हाँ, हम यही वर्ड यूज करेंगे बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी नहीं चाहते थे कि ये हमारा रास्ता रोके, बट समवेयर और दी अदर पोर्टुगल्स उनको अपोज कर रहे थे। दूसरा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको हम फ्रेंच ईआईसी करके भी बोल सकते हैं। वो भी थे, बट उनका डोमिनेशन इतना ज्यादा नहीं था जितना पोर्टुगल्स का था। तो और उसके अलावा डच। तो और अगर हम इन सबको भी ट्रेडिंग कंपनीज को अगर हम अलग रख के देखें तो फिर थे मुगल्स। तो इंडिया में डोमिनेशन बहुत अलग अलग तरीके के आप बोल सकते हो सेक्शंस का था। और ऑफ कोर्स उसकी अपनी अपनी अलग अलग हिस्ट्री है, राइट। मुगल्स तो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे थे। हम उनको ट्रेडिंग नहीं बोल सकते, ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी वो, है ना, वो ट्रेड के पर्पज से नहीं आए थे, वो तो बस एक तरीके से उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अब उनका ये था कि अब हमारा ही है, हम यहाँ रहेंगे और हमारा ही है। समवे और दी अदर पोर्टुगल्स, फ्रेंच, डच, इनकी भी मतलब कहीं ना कहीं यही इंटेंशंस थे। मोटिवेशन तो इनका भी यही था, बट इनका पहला मोटिवेशन ये था कि हम इनके रिसोर्सेस को ड्रेन कर दें। ठीक है, इंडिया के रिसोर्सेस को बिल्कुल यूज कर लें अच्छे से अपने यूज के लिए, राइट, अपने ताकि हमारी कंट्री प्रॉस्पर करे और हम भी प्रॉस्पर करें। तो
उनका मेन मोटो ये था। मुगल्स ने ऑफ कोर्स रिसोर्सेज यूज करे, बट उनका ट्रेडिंग कंपनी नहीं थे वो, ऑफ कोर्स, राइट। उनका तो बस ये था कि हम डोमिनेट करेंगे इस एरिया को। उनका हमेशा से आप देखोगे, मुगल्स का हमेशा से ऐसा रहा है कि वो उन्होंने पूरे ग्लोब में अलग अलग नेशंस अगर उन्होंने कैप्चर करे तो पूरी तरीके से कैप्चर करे। ऐसा नहीं कि किसी बिजनेस ट्रेड करने के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए उन्होंने कुछ चीज करी हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो इट इज लाइक दैट, राइट। तो ये तो चलो ओवरव्यू था। ओवरव्यू में हमने यही समझा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आना चाह रही थी, बट उन्होंने क्या क्या दिक्कतें फेस करी। तो ये सब हमने कर लिया है। और अब हम समझते हैं कि कैसे, किस तरीके से बैटल ऑफ स्वाली, यानी कि स्वाली की लड़ाई कैसे लड़ी गई, राइट। अब आप बोलोगे कि ये ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, राइट। बैटल ऑफ स्वाली कहाँ से आ गई? तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया में आना चाह रही थी। मैं इसको बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसको आपको पुरानी वीडियो में भी ऑलरेडी बता दिया है और अभी भी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है, राइट। तो इसको काफी बहुत प्रिसाइज करके मैं आपको बता रही हूँ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आना चाह रही है, बट उनको प्रॉब्लम क्या फेस करने पड़ रहे थे, क्या चैलेंजेस थे? चैलेंजेस ये थे कि उनको बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस को, जो वहां पे ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग एम्परर बोल सकते हो आप, एग्जिस्टिंग एम्परर, एम्परर भी बोल सकते हो या फिर ट्रेडिंग कंपनीज बोल सकते हो, जिसमें शामिल होता है क्या? मुगल्स। मुगल्स को बोल सकते हैं हम प्री एग्जिस्टिंग एम्परर्स। फिर दूसरा होता है हमारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया मतलब यूरोपीय, मतलब यूरोपियन नेशन में ही आता है ये, है ना, राइट। उसी उसी सेक्शन में हम इसको काउंट करते हैं क्योंकि वो भी ट्रेड के पर्पज से आए थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच। फिर आता है हमारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बट अब अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का जो फाउंडेशन देखोगे, इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, राइट। उन्होंने, आप कह सकते हो कि इनको भी हटा दिया, इनको भी हटा दिया। एंड यस, ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट पोर्टुगल्स, राइट। इनको भी इन्होंने हटा दिया। सो इवेंचुअली मुगल्स को भी उन्होंने मतलब हटा ही दिया था, धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली उन्होंने हटा ही दिया था, राइट। तो इस तरीके से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो चलो अब बात की बात रही कि उन्होंने ऐसा करा था। बट अभी हम ये समझते हैं कि उन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने थे जब वो आना तो चाहते थे, बट उनको इतने सारे अलग अलग सेक्शन से, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको हराना था इनडायरेक्टली, है ना। ये कोई लड़ाई वैसी वाली तो थी नहीं। मतलब ऑफ कोर्स लड़ाइयाँ तो लड़ी गई, लेकिन अभी अभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। तो स्टार्टिंग में जब लड़ाइयाँ नहीं हुई थी तो उनको इतना तो पता था कि हमें अलग अलग सेक्शंस को फेस करना है। एंड दैट्स व्हाई, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ईआईसी का बाद में, जब इन्होंने एज अ ट्रेडिंग कंपनी तो स्टार्ट किया था, बट बाद में इनकी खुद की आर्मी भी होने लग गई थी, राइट। आर्मी में ऑफ कोर्स जैसे एक नॉर्मल आर्मी फंक्शन करती है, तो उसी तरीके से इन्होंने अपनी आर्मी, आर्मी में मतलब इन्होंने काफी अच्छी खासी आर्मी थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब फोर्ट्स यानी कि जो किले हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको, उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने, है ना, उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं किले बनाए थे अलग अलग। अब फोर्ट्स, यहाँ पे फोर्ट्स से क्या समझते हैं हम? फोर्ट्स का मतलब उनके लिए फोर्ट्स जो थे वो वेयर हाउस थे। वेयर हाउस मतलब अपने जहाँ पे वो ट्रेडिंग गुड्स रखते हैं, संभाल के रखते हैं, या फिर उसको ताकि वो उसको सेफ रख सके, है ना, गुड्स को। इसलिए वो फोर्ट्स बनाते थे। तो दिस इज द रीजन कि आप देखोगे इंडिया में आज भी ब्रिटिश फोर्ट्स हैं, काफी अलग अलग, अलग अलग जगह पे, जैसे मद्रास में, है ना। तो अभी आप आगे पढ़ोगे फोर्ट्स के बारे में भी, कि अलग अलग जगह पे उन्होंने अपने किले बनाए थे, राइट। सो विद दैट आई विल टॉक अबाउट पोर्टुगल्स नाउ, है ना। अब हम पोर्टुगल्स की बात करते हैं। पोर्टुगल्स की बात हमें करना इसलिए जरूरी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पोर्टुगल्स उस टाइम डोमिनेट कर रहे थे। इनफैक्ट आई शुड से, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि पोर्टुगल्स डोमिनेट भी क्या कर रहे थे, पोर्टुगल्स बहुत टाइम पहले से थे, है ना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो बनी ही 1600 में। इंडिया में आने की कोशिश उन्होंने करी 1608 के अराउंड, राइट। ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली कब लड़ा, स्वाली की लड़ाई कब लड़ी गई? तो जब वो स्वाली की लड़ाई अभी लड़ रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में लड़ रहे हैं अपने फॉर्मेशन से, इतने साल बाद। तो इसका मतलब इसी दौरान वो इंडिया में उन्होंने एंट्री की होगी, है ना।
तो सोचो, और ऑन दी अदर हैंड अगर आप पोर्टुगल्स को देखो तो वो कब से हैं, राइट, है ना, राइट। तो इतना मतलब डिफरेंस काफी अच्छा खासा है, राइट। तो इसलिए समझते हैं कि पोर्टुगल्स ने ऐसा क्या कर दिया कि इंडिया को पहले से ही कैप्चर किया था उन्होंने। तो इसके लिए हमें पोर्टुगल्स की हिस्ट्री जानना जरूरी है कि पोर्टुगल्स का क्या डोमिनेशन था, पोर्टुगल्स का क्या रोल था। लेट्स अंडरस्टैंड। तो जो पोर्टुगल्स थे, अगर मैं बहुत बेसिक से बात करूं कि कैसे पोर्टुगल्स आए, ऑफ कोर्स बैटल ऑफ स्वाली के बारे में मैं बाद में बात करूंगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले पोर्टुगल्स के बारे में जानना जरूरी है। तो पोर्टुगल्स जो थे, पोर्टुगीज जो थे, पहले यूरोपियन थे, फर्स्ट यूरोपियंस टू विजिट इंडिया, इंडिया में विजिट करने वाले पहले यूरोपियन थे, राइट। सो अगर हम बात करें कि उन्होंने कब किस तरीके से एंटर किया था इंडिया, सो 1468 में क्या हुआ कि एक पोर्टुगल एक्सप्लोरर थे, राइट। और उन्होंने क्या किया, पोर्टुगल एक्सप्लोरर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, क्या चेक देखा, उन्होंने डिस्कवर किया एक सी रूट। क्या डिस्कवर किया, एक सी रूट डिस्कवर किया। कौन सा सी रूट था? यूरोप से, यूरोप टू इंडिया, राइट। यूरोप से इंडिया के लिए उन्होंने एक सी रूट डिस्कवर किया। एंड ऑन दी अदर हैंड इफ यू सी, सबसे पहले वो कहाँ पे अराइव हुए, मतलब वास्को डी गामा जो है, उसके बाद तो नेचुरल सी बात है कि एक बार उन्होंने सी रूट डिस्कवर कर लिया तो फिर तो सभी जानते हैं कि वो कहाँ पे वो रूट मतलब है ना, जो अभी तक डिस्कवर नहीं किया था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, वो उन्होंने डिस्कवर किया, राइट। तो सी रूट डिस्कवर करने के बाद सबसे पहले कहाँ अराइव हुए? कलिकट, सबसे पहले कलिकट पहुंचे। एंड देन पोर्टुगल्स ने वहां पे क्या किया, दे बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो दे स्टैब्लिश्ड देयर डोमिनेशन, उनका डोमिनेशन कहाँ उन्होंने स्टैब्लिश किया? इंडिया के अलग अलग इंडियन टेरिटरीज पे, बेसिकली इंडियन टेरिटरीज पे, मतलब इंडियन टेरिटरी मतलब कि कोस्टल एरियाज की बात कर रही हूँ मैं। कोस्टल एरियाज मतलब समुद्र के किनारे, तट के किनारे, राइट। अगर मैं इंडिया का मैप यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ऑफ कोर्स आई एम नॉट परफेक्ट बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। ये सिर्फ कोस्टल एरियाज का मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ ये है इंडियन ओशन और ये है इंडिया का मैप। तो अब अगर आप देखो पोर्टुगल्स को, तो उनका डोमिनेशन था इन एरियाज में, मतलब मैं हल्का सा शेड ऐसे करके दिखाती हूँ, इन एरियाज में था, नॉर्थ में नहीं था। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में मुगल्स का डोमिनेशन था, राइट। नॉर्थ में और वेस्ट बंगाल की साइड, बांग्लादेश साइड, इस तरफ, है ना, इस तरफ था पोर्टुगल्स का, मुगल्स का डोमिनेशन। और इस तरफ था जहां पे मैंने कोस्टल एरियाज में बताया, इस इस तरफ था किसका डोमिनेशन? पोर्टुगल्स का। और धीरे धीरे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच भी आने आ गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से इनका डोमिनेशन हुआ करता था। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि क्योंकि इंडियन टेरिटरी में आप सोचोगे कि पूरी कोई भी इंडियन टेरिटरी तो कोई भी हो सकती है, नॉर्थ भी हो सकती है, बट यहाँ पे मैं नॉर्थ इंडिया की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं कोस्टल एरियाज की बात कर रही हूँ, जो समुद्र के किनारे जो एरियाज है उनकी, राइट। सो उन्होंने वहां पे अपनी टेरिटरीज कहीं ना कहीं अपना डोमिनेशन वहां पे दिखाया था, वहां पे वो बसने लग गए थे, एंड देन दे स्टार्टेड देयर एक्सप्लोरिंग द प्लेसेस, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि पोर्टुगल्स ने क्या किया, अपने अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट्स मेन मेन एरियाज में, जहां पे उनको लगा कि यहाँ पे उनको ट्रेडिंग सेटलमेंट्स, उनको कहीं ना कहीं अपना डोमिनेशन दिखाना है, ऑफ कोर्स आफ्टर बैटल, है ना। उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी और उसके बाद इन्होंने इन एरियाज में, इन एरियाज में उन्होंने क्या किया, अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट्स बना दिए, राइट। और जब उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट्स बनाए, उन्होंने सारे के सारे जितने भी मतलब कोस्ट, वैसे तो मैंने ये मेंशन कर रखा है बट कहीं ना कहीं सारे ऑलमोस्ट ऑल दी कोस्टल एरियाज वहां पे उनका डोमिनेशन था। लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहूंगी यहाँ पे कि कहीं ना कहीं
मुगल्स ने उनको डोमिनेट करने की कोशिश करी, क्योंकि मुगल्स को लगा कि ये एरिया तो हमने कैप्चर कर दिया, अब ये कैसे आने लग गए यहाँ पे, क्योंकि मुगल्स उनसे भी पहले थे। राइट, मतलब उनसे पहले से उन्होंने अटैक किया था इंडिया पे और उन्होंने कैप्चर कर लिया था, उनका डोमिनेशन था। राइट, बट कहीं ना कहीं मुगल्स को जब शुरुआत में पोर्टुगल्स आए तो उनको लगा कि ये क्यों आने लगे यहाँ पे, ये तो हमारी टेरिटरी है। तो इनके बीच में टसल होने लग गया, मुगल्स के बीच में और किसके बीच में, पोर्टुगल्स के बीच में, पोर्टुगल्स के बीच में और मुगल्स के बीच में टसल होने लग गया। राइट, बट देन, और हाँ, उन्होंने वॉर्स, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने वॉर्स भी लड़ी, और कहीं ना कहीं पोर्टुगल्स हर वॉर में जीतते गए, दे वन। राइट, पोर्टुगल्स जीतते गए और अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट्स बनाते गए अलग अलग कोस्टल एरियाज में। सो इतना आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एंड प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट। प्लीज सिट विद अ नोट पैड सो दैट यू कैन नोट डाउन इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्लीज अपने नोट पैड के साथ बैठे सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो नोट डाउन करने में। राइट, क्योंकि जब हम किसी चीज को समझ रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना, ताकि हम, फर्स्ट थिंग इसलिए क्योंकि मोटिवेशन आता है उस चीज को पढ़ने के लिए दोबारा से, और दूसरी चीज इसलिए कि हम उसको रिकॉल कर लेते हैं तो वो हमें अच्छे से याद होता है, हो जाता है। राइट, सो लेट्स कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या हुआ कि 1612 में, इतना तो हमें समझ में आ गया कि कैसे कैसे चीजें हुई। 1612 में क्या हुआ कि पोर्टुगल्स थे वो अच्छा खासा, मतलब 1612 आने आने तक काफी साल हो गए थे पोर्टुगल्स को। राइट, 100 साल से ज्यादा हो गए थे। तो मुगल्स भी उनके साथ कॉपरेट करते थे, है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी पोर्टुगल्स ने, यहाँ पे सब में मेंशन किया हुआ है ना। बैटल ऑफ स्वाली क्या है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। अ स्मॉल नेवल वॉर, नेवल मतलब नेवीज, दो दो नेवीज के बीच में लड़ाई। कौन कौन सी नेवीज, ईआईसी की नेवी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ईआईसी ने अपनी आर्मी भी रखना स्टार्ट कर दी थी, है ना। आर्मी भी उन्होंने रखना स्टार्ट कर दी थी, आर्मी एज इन मतलब कहीं ना कहीं उनका डोमिनेशन इतना स्ट्रांग नहीं थी, बट हाँ थी उनकी, और पोर्टुगल्स के बीच में और ईआईसी के बीच में कहीं ना कहीं वॉर हुई। दैट वाज अ स्मॉल वॉर, दैट इज बैटल ऑफ स्वाली। बट हम इसको बाद में समझेंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो अभी हम समझ रहे हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग बैटल ऑफ स्वाली, वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट पोर्टुगीज इन इंडिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, पोर्टुगीज के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, तो बेसिकली पोर्टुगल्स, उन्होंने तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी मुगल्स के साथ। राइट, और लड़ाई में जीतने के बाद उन्होंने, नेचुरल सी बात है कि वो उस एरिया को कैप्चर भी करेंगे, और कैप्चर करेंगे तो वहां पे उन्होंने अपने डोमिनेशंस भी बनाए। राइट, डोमिनेशन मतलब उधर पे ही उन्होंने फिर कैप्चर किया तो उधर पे उनके ट्रेडिंग हाउसेस बनने लग गए, फोर्ट्स बनने लग गए। राइट, तो इस तरीके से चीजें हुई। राइट, दे ऑलमोस्ट रूल 100 years, सो इवन मुगल्स यूज टू कॉपरेट विद पोर्टुगीज इन ट्रेड। अब मुगल्स वो जीत गए थे लड़ाई में, तो फिर मुगल्स कहाँ उनसे दोबारा से उनको चैलेंज करते हैं ना। राइट, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपने देखा होगा हिस्ट्री में, कभी भी ऐसा होता था कि अगर कोई भी लड़ाई लड़ी जाती थी तो जो जीतता था उसका वो एरिया हो जाता था, है ना। सो इस तरीके से लीडरशिप रोल प्ले करती है यहाँ पे भी, बट कहीं ना कहीं सिस्टम अलग अलग थे बस। राइट, सो अब हम ये समझते हैं कि 1612 में हुआ क्या था। ये तो चलो मैंने आपको ओवरव्यू दिया अब तक जो हमने किया। राइट, लेकिन 1612 में क्या हुआ। 1612 में ईआईसी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रियलाइज हुआ कि पोर्टुगल्स के तो मजे हैं, मजे हैं मतलब, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं बोला होगा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये सोचा होगा कि पोर्टुगल्स जो हैं वो तो काफी प्रॉस्पर कर रहे हैं। राइट, प्रॉस्पर कर रहे हैं क्यों, बिकॉज इंडिया, साउथ इंडिया में काफी अच्छे रिसोर्सेज हैं और वो जनरेट कर रहे हैं बिजनेस यानी कि ट्रेड, बिकॉज ऑफ दोज कमोडिटीज। और वो कौन कौन सी कमोडिटीज थी, मैंने पहले भी बताया था। साउथ इंडिया में स्पाइसेस काफी सारे होते हैं, मसाले काफी होते हैं, सिल्क। राइट, सिल्क के अलावा और क्या, कॉटन,
गोल्ड, पर्ल्स, ड्रग्स। ड्रग्स यहाँ पे कैसे भी ड्रग्स हो सकते हैं। ड्रग्स का हमेशा ये मतलब नहीं होता जो आप सोच रहे हो। ये मेडिसिन के फॉर्म्स के सेंस में भी हो सकता है। राइट, मेडिसिन भी एक तरीके की, अगर हम पैरासिटामोल यूज कर रहे हैं या कुछ भी यूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो वो ड्रग्स में ही आ जाती है ना। मेडिसिन मतलब कि ऐसी मेडिसिन मींस मेडिकेशन किसी टाइप की जो हमारे किसी प्रॉब्लम को फिक्स कर रही है ना। एक्सटर्नली मतलब हम अगर उसका यूज कर रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम को फिक्स कर रही है ना। कुछ मतलब कुछ केमिकल कंपोजिशन है और वो हमारी प्रॉब्लम को फिक्स कर रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल ड्रग्स। सो देन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, देयर वर एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज विच दे वर डीलिंग इनटू, राइट। ये रिसोर्सेज तो थे ही, इनके अलावा और भी रिसोर्सेज थे जो वो जिस पे वो डील कर रहे थे, और बहुत अच्छे मतलब काफी उनके प्रॉफिट्स काफी अच्छे थे। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को जलन होने लग गई। राइट, इन्होंने सोचा कि अगर ये प्रॉस्पर कर रहे हैं, इतने सारे लोग मतलब इतने सारे सेक्शन ने डोमिनेट कर रखा है इस कंट्री को, फिर भी ये लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं काफी अच्छा। तो इन दैट केस ऑल्सो दे थॉट दैट इतने डोमिनेशन के बाद भी अगर ये इतना अच्छा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा, राइट, कि डोमिनेशन तो काफी लोगों का है, बट कहीं ना कहीं हमें तो कुछ नहीं मिल रहा ना। राइट। सो सो ओवर दैट दे थॉट कि अब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मतलब, आप, मैं ये नहीं कहूंगी स्पाइज उन्होंने भेजे थे, बट आप ये कह सकते हो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक मर्चेंट थे। मैंने आई थिंक पहले वाले लेक्चर में ये बात बताई भी है कि 1583 में, अब वो स्पाई तो नहीं थी जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि तब तो ईआईसी तो 1600 में बनी थी, तो तब तो नहीं, बट हाँ प्लान तो पहले से था ही। राइट, 1583 में राल्फ फिच करके एक मर्चेंट थे, मर्चेंट यानी कि ट्रेडर थे, राल्फ फिच। राइट, आई होप दैट यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपने नोट्स बना लिए होंगे। मैं इसको इरेज कर रही हूँ ताकि हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझ पाए। और राल्फ फिच जो थे, वो एक्चुअली एक ट्रेडर थे, इंग्लिश ट्रेडर, इंग्लिश मतलब ब्रिटेन के ट्रेडर थे। राइट, तो वो कहाँ पकड़े गए, वो कहीं ना कहीं मतलब वो अरेस्ट हो गए। ही वॉज अंडर अरेस्ट, अरेस्ट एट विच प्लेस, ऑर्मूज। राइट, ऑर्मूज, जस्ट अ सेकेंड, ही वॉज अंडर अरेस्ट एट ऑर्मूज। राइट, और उसके बाद जब वो अंडर अरेस्ट हो गए ईरान में, तो इन दैट केस व्हाट हैपन, जो पोर्टु जो वाइसरॉय थे पोर्टुगीज के, पोर्टुगल्स के जो वाइसरॉय थे इंडिया में, राइट, उनके सामने, जो गोवा में थे, कैपिटल गोवा था उस टाइम पे पोर्टुगल्स का। सो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि उन्होंने उनको प्रेजेंट किया गया किसके सामने, पोर्टुगल वाइसरॉय के सामने। राइट, सो पोर्टुगल वाइसरॉय के सामने जब उनको प्रेजेंट किया गया, तो उनको एक स्पाई की नजर से ही देख रहे थे सब। ही वॉज नॉट अ स्पाई दो, बट उनको स्पाई की नजर से देख रहे थे, वो ट्रेडर थे एक्चुअली। राइट, बट वहां से वो भाग गए पोर्टुगल। तो जब वो भाग गए, ही रैन अवे, ही रैन अवे। राइट, व्हेन ही वॉज आउट ऑफ देयर कस्टडी, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के, ही वैंडर्ड ऑल अक्रॉस इंडिया, उन्होंने इंडिया का भ्रमण करना स्टार्ट कर दिया। भ्रमण यानी कि घूमना स्टार्ट कर दिया, एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, है ना। ही एक्सप्लोर्ड वेरियस प्लेसेस, एक्सप्लोर्ड इंडिया आई शुड से, एक्सप्लोर इंडिया के अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया उन्होंने।
और उससे उन्हें पता चला कि इंडिया में तो काफी सारे रिसोर्सेज है जो कि यूज्ड भी नहीं है, यूज ही नहीं है, अनटैप्ड है। अनटैप्ड मतलब यूज नहीं करे हुए, बिल्कुल रॉ फॉर्म में, रॉ फॉर्म में है। तो अगर उन्होंने सोचा वाह क्या रिसोर्सेज है इनके पास, अब इनका अगर मैं अपना ट्रेडिंग के लिए यूज करूंगा तो मैं कितना रिच बन जाऊंगा, है ना, है ना, मैं तो रिच बनूंगा, मेरा देश भी रिच बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के बारे में सारा एक्सप्लोर किया। ऑफ कोर्स तब इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे कि अगर कोई पुलिस की कस्टडी से भाग गया है, ऑफ कोर्स नॉट पुलिस आज के टाइम पे पुलिस होती है बट उस टाइम पे पुलिस नहीं होती थी। तो तो क्या हुआ कि उनके कस्टडी से अगर वो भाग गए थे तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि उनको सोशल मीडिया के थ्रू पकड़ के लाया जा सके। तो इसलिए वो इंडिया में बिल्कुल मजे से घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, काफी साल तक इंडिया में रहे। उसके बाद फिर बाद में वो वापस ब्रिटेन चले गए और उन्होंने ब्रिटेन में ये इंफॉर्मेशन दी कि काफी अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है इंडिया में, बिकॉज मैं एक्सप्लोर करके आया हूँ। राइट, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड कि अब पोर्टुगल्स ने क्या किया। राइट, उन्होंने पूरी कोशिश करी, मतलब ये तो चलो आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए था कि उन्होंने मतलब क्या किया क्या नहीं किया, कैसे ब्रिटिशर्स को पता चला कि इंडिया में ऐसे रिसोर्सेज हैं, है ना। तो ये ऐसे पता चला, अभी जो मैंने राल्फ फिच की आपको कहानी बताई 1500 के अराउंड। राइट, तो उस उधर से इंस्पायर्ड है कि उधर से उनको पता चला एंड धीरे धीरे उनको चीजें पता चलती गई, दे गॉट इंस्पायर्ड। फिर पोर्टुगल्स को प्रॉस्परस होते हुए देख रहे थे अपनी नजरों के सामने, तो इससे फिर वो और मोटिवेट हो गए। राइट, तो पोर्टुगल्स ने क्या किया, पूरी कोशिश करी, यू नो ब्रिटिशर्स, देखो हो ये रहा था कि जो ब्रिटिश लोग थे पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो इंडिया आए और मुगल्स को मनाए कि हम भी बिजनेस करना चाहते हैं। देखो उस टाइम पे चाहे तुम कुछ भी कहो बट रूल तो मुगल्स ही कर रहे थे। तो नेचुरल सी बात है कि उनके टेरिटरी में आओगे और उनसे तो परमिशन लेनी ही पड़ेगी, है ना। पोर्टुगल्स कंप्लीटली रूल नहीं कर रहे थे क्योंकि वो साउथ इंडिया में उनका डोमिनेशन था, साउथ इंडिया भी नहीं बोल सकते, कोस्टल एरियाज में बोल सकते हैं। राइट, कोस्टल एरियाज में उनका काफी डोमिनेशन था पोर्टुगल्स का। उनका डोमिनेशन था कहाँ, कोस्टल एरियाज में। राइट, सो ये है पोर्टुगल्स, ये है ब्रिटिश, ये इंडिया आना चाह रहे हैं। पोर्टुगल्स ने कोस्टल एरियाज में को कैप्चर कर रखा है बट कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि वो इंडिया आए। राइट, सो पोर्टुगल्स दे डोंट वांट कि वो इंडिया आए, क्योंकि वो आएंगे तो फिर उनको कहीं ना कहीं थ्रेट है इस चीज से कि ये क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। राइट, सो पोर्टुगल्स ने पूरी कोशिश करी, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहली वाली स्लाइड में बताया था, इससे पहले जो स्लाइड थी इसमें मेंशन किया हुआ है। राइट, that Hawkins, Sir William Hawkins and Thomas Roe, who was again a diplomat of Britain, traveled to Agra। ये आगरा को इन्होंने इसलिए ट्रैवल किया ताकि ये थोड़ा यू नो ब्रिटिशर्स इम्प्रेस कर सके मुगल्स को। राइट, तो इम्प्रेस कैसे कैसे किया वो मैं आपको बताऊंगी आगे, अलग अलग रॉयल गिफ्ट देके और भी रॉयल चीजें वो लेकर आते थे अपने देश से और एज अ गिफ्ट जहांगीर को देते थे। राइट, तो इस तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश करी, ब्राइब भी करने की कोशिश करी, काफी कोशिशें करी। पोर्टुगल्स कहीं ना कहीं चाहते ही नहीं थे कि वो चाहते, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो हॉकिंस को अपोज करें, हॉकिंस को या थॉमस रो को बोल सकते हो आप, उनको बहुत रोकने की कोशिश करी कि वो चाहते थे कि मुगल्स के कोर्ट तक ये पहुंचे ही ना, है ना। ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो मुगल्स के कोर्ट तक पहुंचे ही ना, ये चाहते थे पोर्टुगल्स। राइट, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों, लेट्स अंडरस्टैंड। तो हॉकिंस ने क्या क्या किया, लेट्स अंडरस्टैंड कि हॉकिंस ने सबसे पहले, अभी जैसे मैंने आपको बोला, हॉकिंस ने अलग अलग तरीके से ब्राइब करना स्टार्ट किया। किसको, जहांगीर को। उस टाइम पे मुगल एम्परर थे वो, उनको उन्होंने ब्राइब करना स्टार्ट किया। अब ब्राइब
में काफी कुछ था, है ना। रॉयल गिफ्ट्स होते थे, रॉयल गिफ्ट्स होते थे, राइट। रॉयल गिफ्ट्स होते थे, रॉयल वाइन होती थी, राइट। बहुत सारी चीजें उन्होंने उनको गिफ्ट करी, राइट। एंड और एक और चीज, वन मोर थिंग, जो हॉकिंस थे, उनकी एक और, वो काफी टैलेंटेड थे इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। उनके पास काफी सारे टैलेंट्स थे, और एक टैलेंट उनमें से ये था कि उनको टर्किश भाषा काफी अच्छी आती थी। ठीक है, टर्किश भाषा बोल के उन्होंने जहांगीर को इम्प्रेस करने की कोशिश करी। मतलब चलो ब्राइब तो दे ही रहे हैं वो उनको, बट एट द सेम टाइम उन्होंने टर्किश भाषा, जो मतलब मुगल्स की फेवरेट भाषा होती है राइट, उसको, मुगल्स की जो काफी अच्छी पसंदीदा भाषा जो है, से उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करी। और ऑफ कोर्स जहांगीर, मतलब जो मुगल एम्परर थे, वो इम्प्रेस हुए भी थे, राइट। सो कहीं ना कहीं एक, मतलब मुगल्स में और पोर्टुगल्स में तो चलो ठीक है, पहले से ही वो थी, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट तो कर ही रहे थे वो, राइट। और हॉकिंस को जब लगा कि अब तो कुछ नहीं होना है, राइट, अब कुछ होना नहीं है, तो हॉकिंस तो, अब ऐसा नहीं कि हॉकिंस पहले से कोशिश नहीं कर रहे थे। 1612 में तो स्वाली की लड़ाई हुई है, तो इसका मतलब हॉकिंस पहले गए थे, समवेयर अराउंड 1608, है ना, इसके इन बिटवीन दिस, क्योंकि 1611 में हॉकिंस अपने देश वापस चले गए थे। जस्ट अ सेकेंड, यस, ब्रिटेन को लौट गए थे। तो इस बीच हॉकिंस और थॉमस रो ने काफी कोशिशें करी कि हम इंडिया जाते हैं, मनाते हैं जब मुगल एम्परर को, लेकिन पोर्टुगल्स जो थे वो हर तरीके से उनको अपोज कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा पत्ता अब साफ हो जाएगा। ओके, फाइन। सो उनको ऐसा लगा कि नेचुरल सी बात है कि अगर कोई कुछ बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया है, तो फिर ऑन दी अदर हैंड अगर कोई उसी बिजनेस का कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा, तो फिर ये बिजनेस बिजनेस हाउस वन कभी नहीं चाहेगा कि उन्हीं का कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा ग्रो करे या उनकी जगह ले ले, राइट। तो वही वाला फैक्टर पोर्टुगल्स के साथ भी था, राइट। तो इतनी सारी चीजें हुई, और उसके बाद फिर बेसिकली, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यस। सो सम वे और दी अदर, पोर्टुगल्स ने, अब जो ये आप पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो नेवीज की लड़ाई हो रही है ना। ये बैटल ऑफ स्वाली का ही है, राइट। दो नेवीज के बीच में लड़ाई हो रही है, दैट इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और पोर्टुगल्स के बीच में लड़ाई हो रही है, राइट। सो अब अगर आप इसको थोड़ा सा और डीपली देखो, तो इसमें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐड कर देती हूँ, हालांकि मैंने अब यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, राइट। फॉर नेगोशिएशन दे वेंट टू स्वाली, राइट। अब नेगोशिएशन किस चीज का हो रहा है वो भी समझेंगे हम, पर उससे पहले आप जो अभी मैं कह रही हूँ उसको समझो, क्योंकि आपको फिर ये जो लाइन है कि नेगोशिएट क्यों किया उन्होंने, वो और अच्छे से समझ में आएगा। सो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब ईआईसी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उन्होंने सूरत में फैक्ट्री वो लगाना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन उनका ये सपना जो था सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्यों? पोर्टुगल्स ने अपोज कर दिया, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1608 में दोबारा, मतलब उन्होंने कहीं दोबारा से, मतलब उन्होंने कोशिश तो हजार करी उन्होंने, है ना। सूरत में फैक्ट्री दोबारा से उन्होंने करने की वो करी, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो फिर इतने सारे राउंड्स के बाद, जब वो फाइनली उन्होंने सोचा अब ये मानने वाले नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एक जगह है आंध्र प्रदेश में, का नाम है मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में, वहां पे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप की, फर्स्ट फैक्ट्री थी ये, है ना, इंडिया में। वैसे तो उनका इंटेंशन था, उनका पूरा, उन्होंने पूरा प्लान किया था कि सूरत बहुत अच्छा स्पॉट है जहां पे हमें अपनी फैक्ट्री सेटअप करना चाहिए, बट वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ पोर्टुगल्स।
वहां पे उनकी नेवीज हमेशा उन एरियाज को प्रोटेक्ट करती रहती थी, और कहीं ना कहीं उन्होंने फिर उस चीज का उस चीज को इतना, वो मतलब उनको बढ़ने नहीं दिया उसके आगे, है ना। उनके शिप्स को रोक लिया है, और इनके जितने भी मतलब कैप्टन्स थे, उनके जो शिप्स थे उनको रोक लिया, राइट। बहुत सारी चीजें करी, मतलब कहीं ना कहीं उनको चाहते ही नहीं थे कि वो उधर, उन्होंने वो उस टेरिटरी को क्रॉस करे, राइट। तो आई होप इतने तक समझ में आ गया होगा। बेसिकली उनको Portuguese, they already had set up factories as Mughals had good relation with Portuguese, right? अब ठीक है, उन्होंने फैक्ट्रीज तो सेटअप करी थी अपनी पहले से ही, तो अपोज तो करना ऑब्वियस सी बात है, राइट, कि वो अपोज करेंगे ही। फिर डिफरेंट वॉयज, देखो क्या हुआ। अब डिफरेंट वॉयज, देखो ये हुआ कि ये कि एक ही बार उन्होंने ट्राई नहीं किया ना, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हमें इस बार अपोज किया तो हम दूसरे बार भी अपना शिप लेके जाते हैं। अलग अलग वॉयज, अलग अलग उनके शिप प्लान हुए थे कि ये फर्स्ट वॉयज जाएगा, सेकंड वॉयज जाएगा, थर्ड वॉयज जाएगा। ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेट्स से ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये फोर्थ वॉयज जाएगा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। बहुत सारे उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं बहुत बार कोशिश कर ली थी कि हम कैसे भी सूरत के पोर्ट में एंटर कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया पॉसिबल, राइट। फिर क्या हुआ, आठवें वॉयज में, आठवां वॉयज था जो एट्थ वॉयज वाला शिप था, उसको गवर्न कर रहे थे कैप्टन बेस्ट, कैप्टन बेस्ट, कैप्टन बेस्ट, राइट। और इन्होंने किससे परमिशन ली थी, जेम्स, मतलब जो ब्रिटिश किंग थे उस टाइम पे, जेम्स वन। उन्होंने जेम्स वन की परमिशन से इस शिप को ले गए थे, इस वॉयज को ले गए थे जो एट्थ वॉयज था, राइट। कैप्टन बेस्ट ने मुगल्स को रिक्वेस्ट करा कि मैं एंटर करना चाहता हूँ सूरत पोर्ट में, और मुझे करने नहीं दिया जा रहा है, राइट। अब जो पोर्टुगल्स हैं उनका, उनके बारे में जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पोर्टुगल्स ने तो बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। कैसे, सबसे पहले उन्होंने कोची की लड़ाई लड़ी, और पोर्टुगल्स जीत गए इसमें, शॉर्ट में लिख रही हूँ, पोर्टुगल्स वॉन। उसके बाद पोर्टुगल्स फिर जीत गए, तो नेचुरल सी बात है कि जो कोची है वो तो उन्हीं का है ना। ये पोर्टुगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, क्योंकि सोचो वो कितने पावरफुल होंगे उस टाइम पे कि उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी रोक दिया। पोर्टुगल्स भी कम पावरफुल नहीं थे वैसे, राइट, दे वर ऑल्सो पावरफुल। फिर उसके बाद बैटल ऑफ द्यू, बैटल ऑफ ड्यू, ठीक है, यहाँ पे भी जीत गए पोर्टुगल्स, ड्यू को भी कैप्चर कर लिया। बैटल ऑफ गोवा, गोवा को भी कैप्चर कर लिया, राइट, ठीक है। तो बाद में बल्कि जो गोवा है, ओके सॉरी, यस, जो गोवा है वो उनकी कैपिटल भी बन गई। पोर्टुगल, जो इंडिया में पोर्टुगल्स थे उनकी कैपिटल भी गोवा ही थी। तभी भी अभी आप देखोगे, जब आप गोवा जाओगे तो आप देखोगे कि पोर्टुगल्स की निशानियां वहां पे अभी भी हैं, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि पोर्टुगल्स की, मतलब पोर्टुगल्स के स्ट्रक्चर और उनका मतलब लाइफस्टाइल वहां पे आपको अभी भी दिखेगा। ऑल्दो अब वो टूरिज्म, मतलब काइंड ऑफ टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे आपको हिस्ट्री दिखेगी, राइट। सो आई जस्ट इरेज दिस नाउ। सो कहीं ना कहीं पोर्टुगल्स 100 साल से भी ज्यादा वहां पे राज कर रहे थे, है ना। 100 साल से ज्यादा ट्रेड और कॉमर्स में थे वो, तो इस वजह से उन्होंने वहां पे उनको एंटर नहीं करने दिया, तो इसीलिए उनको मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपना फर्स्ट फैक्ट्री, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां पे फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ी। क्यों, क्योंकि सूरत में वो करना चाह रहे थे, बट उन्हें वहां पे चैलेंजेस फेस करने पड़े। इसकी वजह से क्या हुआ,
इसकी वजह से फैक्ट्री सेटअप नहीं हो पाई। ओके, सॉरी, माय बैड, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो फैक्ट्री सेटअप नहीं हो पाई, एंड देन व्हाट हैपेंड? तो मसूलीपट्टनम वाज द वे आउट, जो आंध्र प्रदेश में है, राइट? सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो अब क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फर्दर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ, अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रही हूँ, ताकि ये टॉपिक जल्दी से खत्म हो और हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें। सो अब इस चीज को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि बैटल ऑफ स्वाली स्टार्ट हुई थी 1612 में, और बहुत सारे यूरोप के नेशंस ने ट्राई किया था कि हम ट्रेड करने जाएंगे, और वो गए भी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, राइट? सो हुआ क्या कि 30 सितंबर 30 सितंबर को 1612 को कैप्टन बेस्ट, जो कि जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, कैप्टन बेस्ट, जिन्होंने जेम्स वन, ब्रिटेन के जो किंग थे, जेम्स वन, ऑफ कोर्स मैं ईआईसी की बात कर रही हूँ अभी, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जो इंडिया में एंटर करना चाह रहे थे, सूरत प्रिसाइजली, राइट? तो 30 सितंबर 1612 को कैप्टन बेस्ट जो है, राइट, कैप्टन बेस्ट जो है, जो जेम्स वन की परमिशन लेने के बाद, उन्होंने क्या किया, जेम्स वन की परमिशन लेने के बाद उन्होंने अपने दो सबॉर्डिनेट्स के साथ, सबॉर्डिनेट ही बोलेंगे यहाँ पे हम, जिनका नाम था मिस्टर कैनिंग और विलियम, जस्ट अ सेकेंड, देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय डिवाइस, आई थिंक, यस, विलियम चैम्बर्स, राइट? तो ये दो इनके अंडर, इनके सबॉर्डिनेट्स थे। अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ ये कहाँ गए? सुवाली गए, राइट? नॉट रियली सुवाली, बट ये सूरत गए थे बेसिकली। बहुत कोशिशें करी, 8वें वॉयज में, यानी कि 8वीं बार जब वो गए ईआईसी, अलोंग जिनके कैप्टन थे कैप्टन बेस्ट, जेम्स वन की हेल्प से उन्होंने, अलोंग विद मिस्टर कैनिंग एंड विलियम चैम्बर्स, इनके साथ गए थे, जहां पे विलियम चैम्बर्स और मिस्टर कैनिंग अरेस्ट हो गए, अरेस्टेड, राइट? अब ये तो अरेस्ट हो गए, तो कैप्टन बेस्ट ने सोचा कि इन दोनों को तो अरेस्ट कर लिया, दे आर माई मेन, राइट? ये तो मेरे मेरे साथ थे। तो उन्होंने क्या किया, आई जस्ट इरेज दिस अगेन, सूरत, क्योंकि ये सब सूरत के पोर्ट में हो रहा था, तो उन्होंने थोड़ा सा और सेल किया, राइट? 12 किलोमीटर और आगे गए, राइट? 19 टू 12 किलोमीटर्स के अप्रोक्स बोलते हैं, राइट? राइट, नॉट 12 किलोमीटर्स, मतलब ये 12 माइल्स बोल सकते हैं हम, राइट? सॉरी, माय बैड, 12 माइल्स बोल सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू 19 किलोमीटर्स, राइट? इट्स नॉट क्लीन, just a second. ओके, सो 12 माइल्स बोल सकते हैं, मैं एक ही यूज करूंगी। 12 माइल्स इज इक्वल टू, मतलब आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, किलोमीटर्स ऑफ कोर्स सी में किलोमीटर्स नहीं होगा, और नेचुरल सी बात है, बट 12 माइल्स बोल सकते हैं हम, है ना? 12 माइल्स इज इक्वल टू दिस, सो मतलब अप्रोक्स इतनी वो थी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते माइल्स में, तो फिर हमने इसलिए किलोमीटर्स में बताया। 12 माइल्स के वो सूरत से 12 माइल्स आगे गए, तो उनको एक छोटा सा टाउन दिखा उन्हें, जिसका नाम था सुवाली। स्पेलिंग तो यही है, बट हम इसको स्वाली भी लिखते, इस तरीके से भी लिखते, राइट? तो उनको एक छोटा सा टाउन दिखा जिसका नाम था स्वाली। उन्होंने क्या किया,
अपने शिप के साथ, और उनकी शिप का नाम क्या था? कैप्टन बेस्ट की शिप का नाम था रेड ड्रैगन। अब उनकी शिप का नाम था रेड ड्रैगन। अपनी शिप रेड ड्रैगन के साथ वो गए, और उन्होंने क्या किया? काफी बड़ा शिप था, इस है ना, शिप काफी बड़ा था, ऐसा नहीं था कि कोई छोटा मोटा शिप था, शिप तो काफी बड़ा था। और वहां पे वो गए रेड ड्रैगन शिप के साथ, और क्या किया? ऑफ कोर्स ये, क्योंकि ये सब कुछ पोर्टुगल्स की वजह से हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया? कैप्टन बेस्ट ने क्या किया? गवर्नर ऑफ गुजरात, इनका शिप कैप्चर कर लिया, इनका शिप कैप्चर कर लिया, राइट। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितने मतलब माइटी होंगे वो राइट, कि जाके उन्होंने उनका शिप कैप्चर कर लिया, राइट। तो जब उन्होंने उनका शिप कैप्चर कर लिया, फिर क्या हुआ? फिर नेगोशिएट, अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों नेगोशिएट करने के लिए गए। फिर नेगोशिएट करने के लिए, नेगोशिएशन तो जरूरी है, नेगोशिएशन मतलब कि अ, मतलब बीच का रास्ता निकालना, कि अच्छा चलो ठीक है, ना तुम जीते ना हम जीते, ये वाला, है ना। मतलब पोर्टुगल्स भी नहीं जीते, लड़ाई तो उनमें थी ना, पोर्टुगल्स भी नहीं जीते, और ईआईसी, ईस्ट इंड ब्रिटिशर्स भी नहीं जीते, कोई नहीं जीता, ठीक है। पोर्टुगल्स भी मतलब कहीं ना कहीं, पोर्टुगल्स भी जीते तो वो भी नहीं थे, और ईआईसी भी नहीं जीती थी, है ना। पोर्टुगल्स ने उनके दो आदमियों को पकड़ रखा था, ईआईसी ने उनके गवर्नर को पकड़ रखा था। तो कहीं ना कहीं दोनों ही मतलब दोनों ही, कहीं ना कहीं दोनों को ही इश्यूज थे एक दूसरे से, है ना, राइट। तो इसलिए नेगोशिएट करना पड़ा। जैसे हम मैच खेलते हैं ना, क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी नहीं जीतता राइट। सो इन दैट केस हम क्या कहते हैं कि कोई भी नहीं जीता है, तो फिर नेचुरल सी बात है कि, क्योंकि दोनों ही सेम सेम लेवल ऑफ माइंड पे या सेम सिचुएशन पे हैं, सेम लेवल पे हैं दोनों, ठीक, राइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। पोर्टुगीज इंटरफेयर्ड अलॉट, ऑफ कोर्स उन्होंने इंटरफेरेंस तो बहुत करा, नेगोशिएशन के बाद पहले भी उन्होंने बहुत इंटरफेरेंस किया, राइट। तो फिर, क्योंकि ऑफ कोर्स ईआईसी और पोर्टुगल्स में मतलब बीच में नेगोशिएट कर रहे थे वो, कि चलो ठीक है, जो भी हुआ, है ना, आप हमारे दो, जो आपने हम जिनको कैप्चर कर रखा है उन्हें छोड़ दो, और हम आपका शिप छोड़ देंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, राइट। तो दो नेवीज, दो अलग अलग कंट्रीज की नेवीज में लड़ाई हो गई। कौन सी जगह पे? स्वाली, इसीलिए इसको बोलते हैं बैटल ऑफ स्वाली, राइट। तो आज कहीं ना कहीं, क्योंकि स्वाली की जो लड़ाई है, राइट, स्वाली की जो लड़ाई है, उसकी वजह से ही शायद हमारी जो अब आज की डेट की जो हमारी जो नेवी है, इतनी स्ट्रांग इसीलिए है। मतलब तब हमें ये रियलाइज हुआ, तब ये रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा, नेवीज भी स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। और जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई जीत गई, राइट। आई होप इतने तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको क्विकली, ओके, मैं इस टॉपिक को एंड ही कर देती हूँ, राइट। फिर क्या हुआ कि जब वो लड़ाई जीत गए, तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर फर्दर पढ़ते हैं कि क्या हुआ था। तो बैटल ऑफ स्वाली, अ स्मॉल नेवल वॉर बिटवीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पोर्टुगल्स, राइट। पोर्टुगल्स के बीच में और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई हुई, है ना। और कहीं ना कहीं पोर्टुगल्स जो है, उनका हिस्ट्री में आपको अभी बता चुकी हूँ कि पोर्टुगल्स कितने टाइम पहले से आए थे, और उन्होंने काफी लड़ाइयां करी मुगल्स के साथ, राइट, और सारी ट्रेडिंग कंपनी के साथ, और अपना पूरा डोमिनेशन सेटअप किया, बल्कि अपनी गोवा को अपना कैपिटल तक बनाया, राइट।
उन्होंने उसके बाद जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत एंटर करना चाहती थी, बहुत बार उन्होंने उससे उनको अपोज किया और उनको आने नहीं दिया, राइट? तो खुद तो चलो उन्होंने कैप्चर किया ही था, बट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से अगर जो भी लोग आते थे नेगोशिएट करने के लिए मुगल्स के पास, वो उनको भी आने नहीं देते थे, है ना? जैसे अ, अगर आप थॉमस रो और हॉकिंस की बात करो तो वो उनको भी रोक रहे थे, है ना? तो पूरी कोशिश करी, क्योंकि उन्होंने 100 साल तक रूल किया था, तो उनको लगा कि हमने 100 साल तक रूल किया है, और ऑफ नेचुरल सी बात है कि अगर 100 साल तक से ज्यादा रूल कर लिया है तो फिर वो अपना ही तो समझेंगे उस लैंड को, राइट? तो इस तरीके से चीजें हुई। और सितंबर 1612 को कैप्टन बेस्ट अपने 2 आदमियों के साथ स्वाली, डायरेक्टली स्वाली नहीं गए थे, वो सूरत ही गए थे हर बार की तरह, जेम्स वन से परमिशन लेके। लेकिन कहीं ना कहीं जो मतलब वहां पे चीजें, नेचुरल सी बात है कि लास्ट टाइम भी उनको अपोज किया गया, इस बार भी उनको अपोज किया गया। इस बार जब उन्हें अपोज किया गया तो उनके जो दो लोग थे, जो उनके सबऑर्डिनेट थे या कैप्टन बेस्ट के जो अंडर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जब उनको अरेस्ट कर लिया गया, उसी के बदले में कैप्टन बेस्ट ने क्या किया, स्वाली, जो कि सूरत के पास एक जगह है, छोटा सा टाउन है, जो 12 माइल्स अवे है, 12 माइल्स अवे, है ना? तो उसको उन्होंने क्या किया, वहां पे गए और गुजरात के गवर्नर का शिप को कैप्चर कर लिया, राइट? तो हुआ क्या कि दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक तरफ से गुजरात के गवर्नर का शिप उन्होंने कैप्चर किया, ऑन दी अदर हैंड उनके दो सबऑर्डिनेट्स को कैप्चर किया है, राइट? तो उन्होंने बोला आपको इन दोनों को छुड़ाना पड़ेगा, तभी जाके मैं आपके शिप को छोड़ूंगा, गवर्नर के शिप को तभी छोड़ा जाएगा, राइट? सो इस तरीके से उनके सामने डिमांड रखी, एंड पोर्टुगल्स ने मना कर दिया। पोर्टुगल्स ने बोला हम मानेंगे नहीं, उन्होंने फिर भी उसमें इंटरफेयर किया। तो क्या हुआ, एक नेवल वॉर स्टार्ट हो गई, नेवल बैटल स्टार्ट हो गई, जिसको हम बैटल ऑफ स्वाली बोलते हैं, क्योंकि स्वाली में ही ये लड़ाई हुई थी, राइट? बट उस स्वाली की लड़ाई में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, राइट? फिर क्या हुआ, फिर तो मुगल्स बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए, राइट? मुगल्स वर इम्प्रेस्ड। मुगल्स ने, क्योंकि जहांगीर ने सोचा कि वाह क्या बात है, पोर्टुगल्स जिनका दबदबा इतने साल से था, उनको तक हरा दिया, तो ये तो बड़ी बात है, इसका मतलब ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं, है ना? तो उन्होंने उनको अलाउ कर दिया, क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। और यही तो चाहते थे, ब्रिटिशर्स यही तो चाहते थे। तो जहांगीर ने ट्रेड करने के लिए अलाउ किया, और क्या इशू कर दिया, फरमान, फरमान इशू कर दिया, राइट? फरमान मतलब एन अकॉर्ड, राइट? एन अकॉर्ड मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने फरमान जब इशू किया, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं, या अकॉर्ड का मतलब आप क्या समझते हो? क्योंकि फरमान तो ऑफ कोर्स, फरमान इज नॉट, आई थिंक इट इज हिंदी और उर्दू वर्ड, फरमान इज उर्दू वर्ड आई थिंक, यस। तो ऑफ कोर्स उनके साम्राज्य में उसको फरमान ही बोलते थे, बट इट इज लाइक अगर हम इजी इंग्लिश लैंग्वेज में इसको देखें तो अकॉर्ड, अकॉर्ड यानी कि उसमें कुछ मेंशन कर रखा है, जैसे हम बोलते हैं ना इसमें कुछ रूल्स मेंशन किए हैं जो आपको मानने पड़ेंगे, है ना? राइट? कह सकते हैं कि मतलब इसी के इसी इसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा अगर आप यहाँ आओगे, इस तरीके से, है ना? राइट? तो उन्होंने, जहांगीर बहुत इंप्रेस हो गए थे, उन्होंने बोला ठीक है चलो ईआईसी को हम अलाउ कर देते हैं, क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। ईआईसी को अलाउ कर दिया क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और फरमान इशू कर दिया, यानी कि एक अकॉर्ड इशू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर तो अच्छा हो गया, मजे आ गए। ईआईसी जो है, उन्होंने सोचा यही तो चाहिए था हमें, राइट? और क्या चाहिए, हम यही तो चाहते थे, राइट? सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वन, एंड मुगल्स वर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय देम, राइट? मुगल्स बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, देयर फोर अलाउड देम टू ट्रेड इन इंडिया। जहांगीर इशूड अ फरमान और एन अकॉर्ड, राइट, दैट दैट सेड दैट दे कैन प्रैक्टिस ट्रेड, मतलब उसमें ये लिखा था कि अब तुम अब यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, राइट? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत पे भी अपना पोर्ट बनाया, फैक्ट्री, फैक्ट्री बनाई, राइट?
मतलब अगर आप देखो, फर्स्ट फैक्ट्री, ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि फर्स्ट फैक्ट्री तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, बट फर्स्ट फैक्ट्री आफ्टर वॉर, आफ्टर बैटल, मतलब जहां पे अब उनको कुछ वो ही नहीं है ना, अब तुमको किसी से ऐसी परमिशन लेनी नहीं है, अब तो उन्होंने कहीं ना कहीं जीत ली है लड़ाई, तो आफ्टर बैटल उनकी फर्स्ट फैक्ट्री यही थी, राइट, जो कि इस ड्यूरेशन में बनाई गई थी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? 1615 में, 1612 और 1613 तक तो ये हुआ, राइट। ठीक, अब इसके बाद 1615 में क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। 1615 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, और वो इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था वो भी हम समझेंगे। लेट मी जस्ट राइट 1615, राइट। चलो, सूरत में तो एक फैक्ट्री बन चुकी, राइट, सूरत में एक फैक्ट्री बन गई है। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब तो फैक्ट्री बन गई, अब इसका मतलब ब्रिटिशर्स आ सकते हैं, अब तो ब्रिटिशर्स को कोई नहीं रोकने वाला है, राइट। तो उन्होंने 1615 में एक डेलीगेशन भेजा, किसको? जहांगीर को। जहांगीर को, क्यों? मतलब यानी कि किसने भेजा है 1615 में? आप बोलोगे किसने भेजा? थॉमस रो ने। ब्रिटेन के तो डिप्लोमेट वही थे ना, राइट। और ये कहीं ना कहीं जेम्स वन की परमिशन से, जेम्स वन जो उस टाइम के राजा थे ब्रिटेन के, उनकी परमिशन से थॉमस रो ने डेलीगेशन भेजा जहांगीर को, जो कि मुगल्स के एम्परर थे उस टाइम के, राइट। तो मुगल्स के जो एम्परर थे उनको डेलीगेशन भेजा, राइट। उन्होंने बहुत, उसके बाद दोबारा से उन्होंने काफी कोशिशें करी उनको, अ, उनको मतलब कहीं ना कहीं वो वहां रहने लग गए, राइट। उनको बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश करी, है ना। उनका मेन मोटो क्या था कि एक मतलब ऐसी, हम ट्रीटी, कमर्शियल ट्रीटी, जस्ट अ सेकेंड, कमर्शियल ट्रीटी हमें मिल जाए, हम साइन कर ले, जिससे फिर हमें कोई रोक ही नहीं पाए, राइट, हमें कोई चैलेंजेस ही ना आए, राइट, ताकि हमारे पास एक राइट हो टू ट्रेड इन सूरत। मतलब फैक्ट्री तो सेटअप कर ली थी, बट फिर भी दे वांटेड दैट एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड इन सूरत, राइट। फाइनली जहांगीर ने परमिशन दे दी, राइट, कि आप इंडिया के अलग अलग कोने में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो, फाइन। तो उन्होंने जब परमिशन दे दी तो फिर अब अच्छा हो गया, सिर्फ अब तो सूरत ही क्या, अब तो हर जगह फैक्ट्री सेटअप करो, राइट। तो उसके बाद तो उन्होंने काफी सारी जगह पे फैक्ट्री सेटअप किया, ईआईसी ने कहाँ कहाँ फैक्ट्री सेटअप किया। मतलब नेचुरल सी बात है कि बहुत सारी जगह पे उन्होंने फैक्ट्री सेटअप किया, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि कुछ ऐसे मेजर एरियाज थे जहां पे उन्होंने काफी बड़ी ह्यूज फैक्ट्री सेटअप किया था उनका, राइट। तो लेट मी जस्ट इरेज दिस, मैं इसको थोड़ा सा, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम्म, सो 1934 में क्या हुआ? 1934 में, अब आता है 1934 वाला टाइम, हमने डिस्कस किया क्या? 1612 बैटल ऑफ स्वाली वाला टाइम, 1615 जब पूरा जहांगीर को मनाया जा रहा था और राइट्स ले लिए गए उनसे एक्सक्लूसिव, कि हम तो अब पूरे देश में अपनी अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे, सूरत में भी करेंगे, और सूरत से शुरू करेंगे और देश में पूरे सेटअप करेंगे। 1934 में हुआ क्या? तो अब आपका इंडिया के बारे में स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, है ना, कि इंडिया में उस वक्त क्या क्या हो रहा था। तो 1934 में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ सीक्वेंस वाइज, क्योंकि आपको ये याद रहेगा, हिस्ट्री ऐसी याद रहती है, राइट। ऑफ कोर्स इसका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज्यादा लेना देना तो नहीं है इस इवेंट का, 1934 वाले का, बट कहीं ना कहीं हिस्ट्री सीक्वेंस में याद, मतलब मुझे तो एटलीस्ट सीक्वेंस में याद रहती है कि 1612 में ऐसा हुआ, ताकि मैं उसको एक कहानी की तरह देखूं और कहानी की तरह पढूं। तो 1934 में क्या हुआ कि शाहजहां एंटर्ड राइट्स टू ट्रेड इन बंगाल, है ना। मतलब कहीं ना कहीं उनको, शाहजहां को, मतलब उनको मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उन्होंने राइट दे दिए बंगाल में ट्रेड करने के भी, ठीक है। फिर मद्रास में क्या हुआ?
मद्रास में 1939 में एक और फैक्ट्री सेटअप हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर 1668 में बॉम्बे, उस टाइम पे बॉम्बे, राइट, अभी मुंबई, राइट, जस्ट अ सेकंड, सॉरी माय बैड, या, सो ओके, नेक्स्ट इज 1690, ओके 1690 से पहले आता है 1670 का इवेंट, राइट। I'll just erase it, इसको मैं मिटा देती हूँ। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो 1670 1670 में क्या हुआ, दे एक्वायर्ड autonomous, they acquired some rights to autonomous territorial acquisitions, right। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ इस टाइम पे, क्या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या राइट मिला, एक्वायर्ड राइट्स, किस चीज का हक मिला, टू acquired rights to what, autonomous territorial acquisitions। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि नाउ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी का जो राइट है, ये जो ऑफ कोर्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी ट्रेडिंग कंपनी ही है यहाँ पे भी, राइट, बट इनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिल चुके हैं, और वो राइट क्या है, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस में खुद से प्रैक्टिस करना, टेरिटोरियल एक्विजिशन, मतलब कि अब तो हम जो हमारी टेरिटरी है तो हम इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, यानी कि हम अपनी आर्मी भी रखेंगे, हम यहाँ की पॉलिटिक्स को भी गवर्न करेंगे, यहाँ पे कौन रूल करेगा, कौन इधर का लीडर होना चाहिए वो भी हम डिसाइड करेंगे। क्या हुआ इसका मतलब, पॉलिटिक्स, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड पॉलिटिक्स ऑल्सो, राइट। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स दे वर ऑल्सो एडमिन बॉडी, एडमिन मतलब उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन को भी गवर्न करना। इज दैट क्लियर टू यू, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि 1600 दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1670 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पेशल राइट्स मिले, वो स्पेशल राइट्स क्या थे, यहाँ पे इसका इस नाम से ही पता चल रहा है, ये जो राइट है अगर आप इसको पढ़ लोगे एक बार आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या राइट्स थे उनके। राइट्स ये थे कि ऑटोनॉमस मतलब खुद से प्रैक्टिस करना, मतलब किसी और का हस्तक्षेप नहीं है उसमें, राइट। ऑटोनॉमस टेरिटोरियल एक्विजिशंस, दैट मीन्स कि अपने हिसाब से मैं अपनी टेरिटरी की प्रोटेक्शन करूंगी, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करूंगी, और मेरे हिसाब से सब चीज होगा, जो उस पर्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा उसमें, राइट। ये है इसका मतलब। तो इसका मतलब सिंपली आप अगर इसको बहुत आसान भाषा में बोलोगे तो आप इसको ये इस तरीके से ले सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिक्स में इसका ईआईसी का इंटरफेरेंस होगा, मतलब उनकी अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी होगी और खुद की पॉलिटिक्स उनकी होगी, मतलब जहां जहां वो रहेंगे वहां वहां उनकी खुद की आर्मी भी होगी, उनका एडमिन भी होगा, और उनकी पॉलिटिक्स भी वही गवर्न करेंगे। ये है इसका मतलब, राइट। तो आई होप इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है 1690। इस 1690 में कैलकटा में फैक्ट्री सेटअप किया, राइट। तो कैलकटा मतलब अभी के टाइम का कोलकाता, फाइन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये था हमारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनीज एडवेंट इन इंडिया, राइट। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से एंटर करा उन्होंने इंडिया में, कैसे इन्वेड किया, इन्वेड इज द राइट वर्ड, इन्वेड करना मतलब घुस जाना और अपने हिसाब से चीजें करना, तो किस तरीके से उन्होंने ये सब चीजें प्रैक्टिस करी वो सब हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट? तो अगर हम बहुत बहुत ही आसान भाषा में देखें, अगर इससे पहले वाला जो पार्ट 1 वाला लेक्चर था और ये जो पार्ट 2 लेक्चर है, अगर हम इसका समरी देखें तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिनके स्पाई तो नहीं बोलूंगी मैं, बट उनके मर्चेंट्स इंडिया को एक्सप्लोर करके गए पहले। उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि इंडिया बहुत रिसोर्सफुल कंट्री है, यहाँ से हमारा अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो जैसे ही वो इंडिया पहुंचे, उनको पोर्टुगल्स का सामना करना पड़ा। पोर्टुगल्स के अलावा उनको मुगल्स को भी मनाना पड़ा, राइट? और फिर फाइनली बहुत लड़ाइयों के बाद वो उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी अलग अलग जगह पे। सूरत, मद्रास, कैलकटा, यहाँ पे सिर्फ मैं मेजर फैक्ट्रीज के की बात कर रही हूँ। और छोटी मोटी फैक्ट्रीज तो और भी थी, जैसे मसूलीपट्टनम और भी जगह थी साउथ की और वेस्ट बंगाल की, राइट? तो ये तो फिर जो मेजर फैक्टर है, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रही हूँ। फैक्ट्री सेटअप करी, और फैक्ट्री सेटअप करते करते, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 1970 में उन्होंने, मतलब सिर्फ 1670 की बात नहीं कर रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि धीरे धीरे उन्होंने अपना, सिर्फ ट्रेडिंग से उन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिक्स को भी कवर करना शुरू कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कवर करना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो सब जगह हर एरिया में अपना दबदबा बना रहे थे। तो ये इसको बोलते हैं, जैसे मतलब आप बोल सकते हो ना कि बहुत, मतलब बहुत पॉलिटिकली उन्होंने, मतलब हर चीज को गवर्न किया, बहुत पॉलिटिकली किया, मतलब बहुत सोच समझ के, बहुत प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने हर चीज किया, राइट? तो 1670 में हुआ क्या, उनको स्पेशल राइट्स मिल गए, पॉलिटिकल पावर बन गए, मतलब अगर आप सिंपल बोलो तो, सिंपली इसको अगर हम ले तो पॉलिटिक्स और एडमिन में भी उन्होंने इंटर कर लिया। दिस इज हाउ दे स्टार्टेड। और इस बीच में बैटल ऑफ स्वाली हुई। हालांकि ये छोटी सी एक नेवी की वॉर थी, बट इसकी वजह से आज के दिन में हमारी इंडियन नेवी बहुत स्ट्रांग है। मतलब उससे पहले इतना वो नहीं था, लेकिन नेचुरल सी बात है कि आज जो हमारी नेवी, नेवल पावर जो हमारी इतनी स्ट्रांग है, वो बैटल ऑफ स्वाली से वहां से शुरुआत हुई थी, राइट? सो दिस इज हाउ थिंग्स वर। इसके बाद है बैटल ऑफ प्लासी, जो हम नेक्स्ट वाले सेशन में कवर करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।